Good morning everyone. How are you? All good. तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे पास मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बेस पे आपको अकाउंटिंग की सारी नॉलेज हो जाएगी, बेसिक कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स क्या हैं, किस किस तरीके की अकाउंटिंग होती है और उनको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और सारा टाइम अपना इसी को देंगे। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछी जाएगी और पूछी जाती है, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। देखो, अकाउंटिंग में हमारे 4 प्रोसेस हैं, यानी कि 4 स्टेप्स हैं जो मैंने हाईलाइटेड करके लिखे हैं। दैट इज कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग मीन्स collecting the information, summarizing the information, analyzing the information and then reporting the information। अच्छा, अकाउंटिंग में हम जितने भी रिकॉर्डिंग करते हैं किस टर्म्स में करते हैं? मनी की टर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में करते हैं। और किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो जब भी मैं कहूँगा इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, इसको हम लोग याद कैसे रखें, तो जैसे ही आप लोगों को अकाउंटिंग के नाम याद आए उसी टाइम पे आपको याद आना चाहिए CSAR। CSAR means C for collecting, S for summarizing, A for analyzing and R for reporting। Come on, C for collecting, S for summarizing, A for analyzing, R for reporting। C for collecting, S for summarizing, A for analyzing, R for reporting। ऐसे ही आप लोग कहेंगे कि हमने सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करना है? कलेक्ट करना है। कलेक्ट करोगे तभी तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसको एक समरी की फॉर्म में लिखिए। समरी की फॉर्म में इन द सेंस कि आप उसका लेजर बनाइए, लेजर से उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाइए और वहां से फाइनल अकाउंट्स बनाइए। उसके बाद आगे आता है एनालाइजिंग। एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को कि हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन कितनी है और प्रीवियस ईयर कितनी थी, उसको एनालाइज कैसे कर पाएंगे आप लोग? बैलेंस शीट से और फाइनल अकाउंट से। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट करना। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करना, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल यूजर्स को जिन्हें हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव जैसे ही आता है इसकी मेमोरी टेक्निक है पैसिव। ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? पैसिव। कि जैसे ही आपको दिखे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग लिखने हैं तो ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू पैसिव, ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू पैसिव, ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू पैसिव। ओके, सो P for profit or loss, P for profit and loss, E for errors, P for profit and loss, E for errors, S for systematic record, I for information, F for financial position। Clear है? P for profit and loss, E for errors, S for systematic record, I for information, F for financial position। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ P की। P मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग हम लोग क्यों बनाते हैं? अकाउंटिंग हम लोग करते हैं जिससे हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चले कि हमने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न करा या कितना लॉस बेयर करा। तो सबसे पहले हम लोग असर्टेन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन इज E। E मीन्स एरर्स, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ताकि अकाउंट्स हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमारी बुक्स में अगर कोई एरर्स और फ्रॉड है वो हमें पता चल पाए। नंबर 3 इज S। S मीन्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग एक क्या करती है? अकाउंटिंग हमारे सारे काम को एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो S मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज I। I मीन्स इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज मेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ताकि हम और जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उन्हें पता लग पाए कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। एंड द लास्ट वन इज F, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी क्या दिखाती है? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। सो गाइस, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में मैं क्या कहूँगा? हमेशा पैसिव। P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, E फॉर एरर्स, S फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड F फॉर
फाइनेंशियल पोजीशन। आई होप हो गया रिवाइज। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स। तो फीचर्स के बारे में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब भी बात करें तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन सी से स्टार्ट हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सी से ही मेमोरी टेक्निक बनाई हमने, सी फ्रेम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मेमोरी टेक्निक क्या है? सी फ्रेम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मेमोरी टेक्निक क्या है? सी फ्रेम्स। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सी के बारे में। सी मींस क्लासिफाइंग। हम लोग अकाउंट्स में सारा काम क्लासिफिकेशन से करते हैं, अलग अलग क्लासिफाई करते हैं अलग अलग लेजर्स में। लेजर पोस्टिंग आप सबने करी है। तो क्लासिफाइंग हम किसके थ्रू कर पाते हैं? लेजर्स के थ्रू। कि एक सेपरेट अकाउंट में अलग अलग चीजें दिखाई, उसको हमने क्या करा? क्लासिफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मींस एफ। एफ से क्या चलता है? एफ का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कि हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने क्या लिखा? एग्जांपल फाइट्स। व्हिच मींस कि अगर किसी हमारे बिजनेसमैन की, हमारे प्रोप्राइटर की बिजनेस के मैनेजर से या फिर ब्रांच मैनेजर से या किसी और मैनेजर से कोई फाइट हो जाती है, तो हम वो बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगी, लेकिन हम उसको फिर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो व्हिच मींस एफ मींस रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। आगे बढ़ते हैं। आर। आर से क्या आता है मेरे माइंड में? रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अकाउंटिंग हमें क्या देती है? बिजनेस के रिजल्ट्स के बारे में बताती है। रिजल्ट्स किसके थ्रू पता चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कि मेरे बिजनेस का एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज ए। ए मींस अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग प्योर आर्ट भी नहीं है और प्योर साइंस भी नहीं है, ये साइंस एज वेल एज आर्ट है। अब साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। इसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल कन्वेंशंस। आगे बढ़ते हैं। बट उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की आर्ट हर किसी की अलग अलग है। हर अकाउंटेंट अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट इज एम। एम मींस मनी। अकाउंटिंग को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सारे ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या हमने कभी केजीज में रिकॉर्ड करे हैं? क्या कभी ग्राम्स में रिकॉर्ड करे हैं? सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में, रुपीज में, लैक्स में, करोड़ में, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज एस। एस मींस समराइज करना। सारे काम को हम लोग समरी की फॉर्म में बनाते ही हैं। समरी की फॉर्म में जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, सब कुछ समरी की फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या मेमोरी टेक्निक बनाई? सी फ्रेम्स। सी फॉर क्लासिफाइंग, एफ फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आर फॉर रिजल्ट्स, ए फॉर आर्ट, एम फॉर मनी एंड एस फॉर समराइजिंग। आई होप क्लियर है, रिवाइज हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो, जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट जो एक्चुअल चीज़ है वो बुक कीपिंग सिर्फ एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग है कि आप कुछ भी एक नॉर्मल रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हो, सिर्फ कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक क्या डील करी, आपने बिजनेस में क्या काम करा। बट अकाउंटिंग एक प्रॉपर फॉर्म में करी जाती है और उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। बुक कीपिंग से ऐसा कुछ नहीं होता। बुक कीपिंग जस्ट एक रिकॉर्डिंग है और उसको हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्ड करते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मीनिंग, बुक कीपिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स की ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? रिकॉर्ड करनी है। बट अकाउंटिंग में आपको बता चुका हूँ, अकाउंटिंग मींस CSAR, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ मनी द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। ये तो क्लियर है बेसिक डिफरेंस। इट मींस इसको सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो आप, कोई उसका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्टेजेस नहीं है। बट अकाउंटिंग एक प्रॉपर मैनर में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, समराइज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है एंड फाइनली रिपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे बड़ा स्टेज, देखो बुक कीपिंग एक सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज। बुक कीपिंग इज जस्ट अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। देखो अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद ही हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव।
बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिर्फ आप रिकॉर्ड रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। बट अकाउंटिंग का क्या है? अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू असरटेन द नेट रिजल्ट्स। अकाउंटिंग हमें रिजल्ट्स देता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं। कौन परफॉर्म करता है बुक कीपिंग को? सिर्फ और सिर्फ जूनियर स्टाफ। कोई भी रिकॉर्ड तो करना है, कोई भी कर सकता है। तो बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करता है? जूनियर स्टाफ। और अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ, जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है कि सारा काम कैसे करना है। लास्ट मैं डिफरेंशिएट करूंगा नॉलेज लेवल पे। नॉलेज लेवल क्या कि बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेसिफाइड नॉलेज या स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए बुक कीपिंग करने के लिए। बट अकाउंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हायर लेवल ऑफ नॉलेज। आप लोगों को स्किलफुल, आप लोगों को नॉलेजेबल होना पड़ेगा टू डू अकाउंटिंग। बट बुक कीपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मीनिंग बुक कीपिंग में सिर्फ आपने फाइनेंशियल नेचर के और मनी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। बट अकाउंटिंग में सारा काम प्रॉपर्ली इन अ मैनर होगा। CSAR स्टेज। बुक कीपिंग इज जस्ट अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और अकाउंटिंग में क्या है? टू असरटेन नेट रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कौन परफॉर्म करेगा? जूनियर स्टाफ। कौन परफॉर्म करेगा? सीनियर स्टाफ। और लास्ट क्या आता है? नॉलेज लेवल। अकाउंटिंग में कैसा लेवल चाहिए? हायर लेवल। और बुक कीपिंग में लिमिटेड लेवल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स या फिर क्वालिटीज। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसकी जो मेमोरी टेक्निक हमारे पास है वो है कुड। मतलब कैसी होनी चाहिए? कुरकुरे खाए हैं सबने? कुरकुरे की जैसी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, which means CURR। C for comparability, U for understandability, R for relevance and R for reliability। C for comparability, U for understandability, R for relevance and R for reliability। CURR। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरीके की होनी चाहिए जिसको हम कंपेयर कर पाएं। विच मीन्स कि अगर मेरे पास बैलेंस शीट करंट ईयर की भी होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर की भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि एसेट्स, अगर मेरे पास करंट ईयर में 2 लाख है और प्रीवियस ईयर में 1 लाख थे, तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ इजीली कि मैंने एसेट्स और परचेज करे होंगे तभी 1 लाख से इंक्रीज हुए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरीके की होनी चाहिए? इस तरीके की होनी चाहिए कि जिसको हम लोग कंपेयर कर पाए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? कंपेरेबिलिटी। सेकंड वन इज CU फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन इस तरीके की हो कि अगर उसको कोई भी पढ़े उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसका मतलब वो इजी वे में बनी हुई होनी चाहिए। इजी वे इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सो नंबर 1 इज कंपेरेबिलिटी, नंबर 2 इज understandability, the third one is relevance। relevance means कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। which means एग्जांपल लिखा है मैंने क्रेडिटर्स का मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है। ये इररिलेवेंट है कि नंबर ऑफ क्रेडिटर्स कितने हैं। नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो हमारे लिए मोस्ट रिलेवेंट है वो है अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस तरीके की होनी चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट और लास्ट मेरे पास आता है रिलायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रिलायबिलिटी। इस तरीके की हमारी इंफॉर्मेशन हो जिस पर मैं या फिर हम लोग रिलाई कर पाए। रिलाई का मतलब ट्रस्ट कर पाएंगे। ट्रस्ट कब कर पाएंगे? जब कोई चीज वेरीफाई हो पाएगी। इसका मतलब वेरिफिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। अब वेरिफिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल्स रिकॉर्ड करी है तो मेरे पास उसके वाउचर्स होने रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाउचर्स का मतलब बिल होने जरूरी है, तभी तो मैं उसको वेरीफाई कर पाऊंगा। अगर अब वेरीफाई नहीं हो रही फिर हम ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। उसका नंबर 4th एट्रीब्यूट क्या होगा? रिलायबिलिटी। क्लियर है? तो C for comparability, U for understandability, R for relevance and R for reliability। एट्रीब्यूट का शॉर्ट जो मेमोरी टेक्निक हमने बनाई वो कुरकुरे से आई, CURR कुरकुरे। ठीक है? C for comparability, U for understandability, R for relevance and R for reliability। सो आज इतना ही रखते हैं। 2 टॉपिक मेरे और बचे हैं इस चैप्टर में।
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।